अब हम लोग देख लेते हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 अम्ल भस्म लवण एसिड बेस एंड साल्ट। उसका आज हम लोग चौथा पार्ट देखेंगे। क्या पार्ट देखेंगे? चौथा, जहां हम पढ़ा रहे थे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। हम लोग पढ़ा रहे थे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। इसके पहले हम लोग पीएच स्केल वगैरह सब पढ़ लिए थे, पीएच मान निकालने के लिए सीख गए थे। ये सब सारी चीजों के बारे में हम लोग बढ़िया से सीख गए थे। अब हम लोग पीएच का महत्व देखे थे, उसमें आपको पहला चीज बताए थे, अब वही बार बार नहीं बताना है ना। पहला चीज क्या बताए थे? पाचन तंत्र अमाशय में HCl का निकलना, है कि नहीं? पाचन तंत्र में, पाचन में HCl का निकलना, ये भी एक कारण बता दिए थे, है ना, महत्व है। और दूसरा हम बताए थे, यानी कि सिर्फ कह सकते हैं कि दैनिक जीवन पेज का क्या महत्व है, तो पाचन में महत्व है। दूसरा बोले थे अम्ल का दांतों पर प्रभाव, पढ़ा दिए थे ना। अम्ल का दांतों पर प्रभाव, यहाँ पर हैं आप लोग? अम्ल का दांतों पर प्रभाव, इसको भी हम पढ़ा चुके थे। अब आ जाइए तीसरा से हमको पढ़ाना था। तीसरा से हमको पढ़ाना था, देखिए हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल का बनना। देखिए होता क्या है इसके बारे में समझिए। तीसरा इसका महत्व है हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल का बनना। लैक्टिक अम्ल का बनना, इसको पढ़ेंगे। देखिए लैक्टिक अम्ल का बनने की वजह से ही हमारे शरीर में दर्द वगैरह होता है। क्या होता है? दर्द वगैरह शरीर में हो जाता है। जैसे देखिए जब आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, क्या होती है? ऑक्सीजन की कमी होगी, तब आपके शरीर में लैक्टिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल। जैसे आप देखिए क्या होता है, आप भोजन करते हैं, क्या करते हैं? भोजन करते हैं तो क्या मिलता है? C6H12O6। और ये भोजन टूटता कैसे है? जब हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं तब। श्वसन क्रिया के अंतर्गत में हम लोग कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। क्या ले लेते हैं? ऑक्सीजन। तो जब जैसे ही ऑक्सीजन यहां पर जाएगा तो यह क्या बना देगा? H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और खूब भरपूर मात्रा में क्या बनेगा? ऊर्जा। और इसी ऊर्जा की वजह से हम लोग काम करते हैं, है ना, हम लोग पढ़ाई करते हैं या दैनिक जीवन में सारे कार्य को हम लोग करते हैं भोजन करने के बाद। तो ये ऐसे प्राप्त हो जाता है। लेकिन जैसे ही आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी, क्या होगी? ऑक्सीजन की कमी। तो ऑक्सीजन की जैसे ही कमी होती है तो आपके शरीर में लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल। जैसे आपने क्या किया, आप भोजन किए और ऑक्सीजन जितना मात्रा में पहुंचना चाहिए उतना मात्रा में आपको मिला नहीं, तो क्या बना लेगा? लैक्टिक अम्ल। और होता क्या है? ऑक्सीजन कमता कैसे है? जैसे आप धावक को देखिए, दौड़ने वाले बच्चा को देखिए, दौड़ने वाला बच्चा बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है। ऐसे से करता है कि नहीं करता है? क्यों ऐसे करने लगता है? क्योंकि वह जब दौड़ करके आता है, जब दौड़ता है तो उस समय उसके शरीर में जितना पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन रहना चाहिए उतना पर्याप्त मात्रा में उसके शरीर में ऑक्सीजन नहीं होता है। तो वह ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए जल्दी जल्दी सांस लेता है। जल्दी जल्दी क्या लेता है? सांस लेता है। क्या करता है? सांस लेता है। और खूब जल्दी जल्दी उसको खींचता है। करता है कि नहीं करता है? नाक से भी, मुंह से भी, जैसे हो वो ऑक्सीजन को फेफड़ा तक पहुंचाता है। समझे कि नहीं? लेकिन चूंकि वह इतना न कार्य किया हुआ रहता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं बनता है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन शरीर के अंदर में प्रवेश नहीं करता है। और जब अपर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन रहेगा शरीर में तो आपके शरीर में लैक्टिक अम्ल बना देगा। यानी कि आप देखिएगा कभी कभी आप खेलते कूदते हैं तो खेलने कूदने के क्रम में अगर हाथ का इस्तेमाल बॉलिंग में किया, एकाएक किए, तो एकाएक जब कीजिएगा तो आपको देखिएगा थोड़ी देर के बाद पूरा हाथ उठ नहीं उठने लगेगा, जाम हो जाएगा। एक बैक दौड़िएगा तो आपका ये सब पैर भी जाम हो जाएगा। या आप आवश्यकता से अधिक कार्य कर दीजिएगा तो आपका पूरा शरीर या बदन बहुत ज्यादा दर्द करने लगेगा। होता क्या है कि आपके मांसपेशी में, है ना, लैक्टिक अम्ल बन जाता है। क्या बन जाता है? लैक्टिक अम्ल। यानी कि ऊर्जा की कमी हो जाती है और लैक्टिक अम्ल बन जाता है, जिसकी वजह से
आपके शरीर में ऐंठन, दर्द, है ना, ये सब हो जाता है। समझ में आ गई बात? इसीलिए अगर आप एकाएक कोई काम को कीजिएगा तो आप थक भी जाइएगा और आपके शरीर में चूंकि लैक्टिक अम्ल बन जाएगा तो लैक्टिक अम्ल की वजह से आपके शरीर को दर्द महसूस होगा। क्या महसूस होगा? दर्द। लेकिन वही काम अगर आप रोज प्रैक्टिस के रूप में करने लगिएगा, एक ही काम को रोज करते रहिएगा, तो आपका शरीर फिर आदत बना लेता है। क्या बना लेता है? आदत। इसीलिए देखिए, जो रोज रेगुलर दौड़ने वाले विद्यार्थी होते हैं या जो लोग रेगुलर दौड़ते हैं या रेगुलर खेलते हैं या रेगुलर उसी वर्क को करते हैं, तो उनको थकान आम आदमी की अपेक्षा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। समझे कि नहीं? क्योंकि उस आपका शरीर उसके लिए आदी हो जाता है। क्या हो जाता है? आदी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम सभी को समझना चाहिए कि आपके शरीर में दर्द क्यों होता है, किसकी कमी से होता है, लैक्टिक अम्ल बनता कैसे है। समझे कि नहीं? ये बात में है। तो हमारे लैक्टिक अम्ल बनता कहाँ है? हमारे शरीर में, शरीर के मांसपेशी में। कहाँ बनता है? मांसपेशी में। हमारे शरीर में मांसपेशी में कर दीजिए, मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल का बनना होता क्या है? इतना तो हो गया ऊर्जा की प्राप्ति करने के लिए। जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होगी, देखिए ध्यान से, जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होगी, जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होगी तब लैक्टिक अम्ल बनेगा। तब क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल बनेगा। ध्यान समझिएगा, लैक्टिक अम्ल बनेगा आपके मांसपेशी में, लैक्टिक अम्ल बनेगा। मतलब इसका क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि जैसे ही आप C6H12, आप O6 आपकी प्रत्येक कोशिका में मौजूद है ना, ईंधन के रूप में ग्लूकोज आपके प्रत्येक कोशिका में मौजूद है, लेकिन आपको ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन अपर्याप्त मात्रा में मिला। अब अपर्याप्त मात्रा का मतलब कि जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। देखिए नीचे में दर्शाए है कि नहीं है? इसका मतलब है कि जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। तब आपके मांसपेशी में ऊर्जा के बजाय क्या बन जाएगा? लैक्टिक अम्ल। क्या बन जाएगा? लैक्टिक अम्ल। और यही लैक्टिक अम्ल आपको कभी यहां पे दर्द देगा, जांघ में, कभी बाह में, कभी पीठ में, कभी यहां पर दर्द देगा, गर्दन में दर्द देने लगेगा, है ना, चलने में दिक्कत होगा, हाथ नहीं उठेगा, इसी की वजह से। समझे कि नहीं है? यानी कि शरीर में क्या हो जाता है? तो शरीर में खिंचाव या दर्द, खिंचाव या दर्द है कि नहीं? खिंचाव। जैसे लैक्टिक अम्ल क्या करता है? आपके बॉडी को, मांसपेशी को अपनी ओर जकड़े हुए रखता है, क्योंकि उसको बनाता है तो सब जकड़े हुए रहता है, और शरीर की मांसपेशी फैलना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? खिंचाव होगा ना, दर्द होगा ना, तो वो दर्द हो जाएगा। तो शरीर में खिंचाव या दर्द उत्पन्न होता है ऐसे। समझे कि नहीं? लैक्टिक अम्ल बनने से उत्पन्न होता है। यहां तक समझ में आ गया बात? अब देख लीजिए आगे, दैनिक जीवन में पीएच का और महत्व है? तो हाँ, महत्व है। देखिए ध्यान से, और कहां महत्व है? तो आपके बर्तन में अगर किसी चीज का दाग या धब्बा लग जाता है, आपके बर्तन में किसी चीज का दाग या धब्बा लग जाता है, तो उसको दूर करने में भी इसका उपयोग होता है। समझे कि नहीं? आप उसको छुड़ाते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि तेल उनका धब्बा लग गया था, कैसे छुड़ाते हैं? तो कुछ ना कुछ ऐसा चीज लेते हैं जो तेल को हटा दे, तो उसका प्रतिक्रिया किया तब ना हटा। तो यही तो पीएच का महत्व है। अगर मान लीजिए कि अम्ल लगा हुआ है तो भस्म लगाएंगे, भस्म लगा हुआ है तो अम्ल लगाएंगे, है कि नहीं? और उसको अपोजिट करके उसको क्या करेंगे? हटाएंगे। समझे कि नहीं? तो बर्तन में लगे हुए धब्बे को, बर्तन में लगे हुए दाग धब्बे को, है ना, दाग या धब्बे को दूर करने में, धब्बे को दूर करने में, दाग या धब्बे को दूर करने में पांचवा क्या है? तो पांचवा ये है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझिए ध्यान से। कभी कभी मिट्टी में, जो मिट्टी आप लोग देख रहे हैं, जो मिट्टी उपजाऊ है, वह मिट्टी में पीएच अगर 7 है तब तो ठीक है। अगर इस मिट्टी में पीएच का मान 7 से अधिक हो जाए या कम हो जाए तो वह मिट्टी अम्लीय हो जाएगी या क्षारीय हो जाएगी। समझे कि नहीं? और अगर मिट्टी की अम्लीयता 7 है तो वह मिट्टी बहुत उपजाऊ होगी। वह मिट्टी क्या हो जाएगी? बहुत उपजाऊ। कभी कभी आप देखते होंगे मिट्टी चेक किया जाता है, आखिर इसमें फसल क्यों नहीं हो रहा है, आखिर इसमें कोई साग सब्जी क्यों नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाता है?
तो उसके लिए मिट्टी को जांचा जाता है। तो क्या जांचा जाता है? अम्लीयता उसकी जांची जाती है। क्या जांची जाती है? अम्लीयता। तो पांचवा में देख लीजिए ध्यान से, अगर मिट्टी का पीएच मान कितना है? 7, तब मिट्टी क्या होगी? मिट्टी अधिक उपजाऊ होगी। क्या हो जाएगी? अधिक उपजाऊ हो जाएगी। कोई दिक्कत? बोल भी नहीं करता है, कोई दिक्कत? तो मिट्टी अधिक उपजाऊ होने के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? 7। लेकिन अगर मिट्टी में पीएच मान अगर 7 से कम है, 7 से क्या है? कम है, तो 7 से कम रहेगा, तो 7 से कम रहेगा तो मिट्टी कैसा हो जाएगा? 7 से, बोल भी नहीं करता है सर, 7 से कम रहेगा तो क्या हो जाएगा? 7 से कम रहेगा तो मिट्टी क्या हो जाएगा? अम्लीय। मिट्टी क्या हो जाएगा? अम्लीय। और 7 से ज्यादा रहेगा तब क्या हो जाएगा? 7 से ज्यादा हो जाएगा तब मिट्टी क्या हो जाएगा? क्षारीय होगा। हाँ, जितना हम बोल रहे हैं उससे ज्यादा आप लोग बोलिए। मिट्टी क्या हो जाएगा? क्षारीय। तब मिट्टी अम्लीय हो या क्षारीय हो, दोनों परिस्थिति में हमारे लिए क्या है? नुकसानदेह। क्या है? नुकसानदेह। तब अगर अम्लीय मिट्टी हो जाएगा तब क्या कीजिएगा? माने नुकसान के मतलब कि अनुपजाऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुपजाऊ, यानी कि वह उपजाऊ नहीं रहेगा, आप उसमें फिर किसी चीज का पैदावार नहीं कर सकते हैं। तो आप अम्लीयता को दूर करने के लिए क्या डालिएगा? तो निश्चित है कि क्षार डालिएगा। क्या डालेंगे? क्षार। क्योंकि उदासीन तभी बनेगा जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करेंगे। क्योंकि आपने पढ़ा है कि अम्ल प्लस भस्म इज इक्वल टू, यानी कि रिएक्शन करने के बाद वह लवण प्लस जल बनाता है। क्या बनाता है? लवण प्लस जल। और लवण का पीएच मान कितना होता है? 7। अम्ल का मान कितना होता है? 7 से कम, है ना। क्षार का मान होता है 7 से ज्यादा। क्लियर हो गया? तब हम क्या डालेंगे? तब भस्म डालेंगे। अब भस्म डालेंगे मिट्टी में, भस्म के रूप में क्या डालेंगे? तो आप चूना का पानी डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? चूना का पानी, चूना जल डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? चूना जल, या चूना ही डाल दीजिए, या क्या डाल दीजिए? चूना ही डाल दीजिए। मिट्टी में अगर चूना डाल देने पर उस मिट्टी की अम्लीयता क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। समझ में आ गई बात? और अगर मिट्टी हो गई भास्मिक, मिट्टी क्या हो गई? भास्मिक। तो भास्मिक हो गई तो उसकी भास्मिक को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अम्ल डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? अम्ल। तब लिखेंगे कि तब अम्ल डालेंगे। तब क्या डालेंगे? अम्ल डालेंगे। तब क्या डालेंगे? अम्ल डालेंगे। समझ में आ गया बात? और अम्ल के रूप में यहाँ पे क्या डालेंगे? अगर मिट्टी क्षारीय है तो अम्ल के रूप में क्या डालेंगे? तो अम्ल के रूप में हम यहाँ पे डालते हैं जिप्सम। क्या डालते हैं? जिप्सम। जिप्सम का सूत्र हम बताए भी हैं आपको, CaSO4 × 2H2O। समझ में आ गई बात? CaSO4 × 2H2O। नहीं भी याद है तो याद रखिएगा जिप्सम का। समझे कि नहीं? हम रासायनिक सूत्र आसानी से सिखा देंगे, एक आध दिन समय देंगे तो हम सब सिखा देंगे। समझे कि नहीं? तो अगर क्षार है, मिट्टी क्षारीय हो गई तो जिप्सम डालिए, अगर मिट्टी अम्लीय है तो चूना डाल दीजिए। और इस प्रकार से इसकी अम्लीयता को हम लोग क्या करते हैं? दूर करते हैं। समझ में आ गई बात? आ गया समझ में? और दैनिक जीवन में इसका महत्व है, पीएच का तो बहुत महत्व है, तनी मनी महत्व नहीं है। जल का पीएच मान कितना होना चाहिए? 7। जल का पीएच मान कितना होना चाहिए? 7। लेकिन किसी कारणवश, किसी गंदगी की वजह से या किसी कारणवश पानी में अम्लीयता बढ़ जाती है, यानी कि पीएच मान उसका 7 से कम हो जाएगा। तो 7 से कम हो जाएगा तो क्या? जलीय जीव, पानी में रहने वाले जलीय जीव को क्षति नहीं पहुंचेगा? क्या? एकदम पहुंचेगा। क्या हो जाएगा? जलीय जीव क्षति पहुंचेगा। यही नहीं, ज्यादा अम्लीय हो जाएगा तो आम आदमी को भी जो उस पानी से सहायता ले रहा है उसकी भी तबीयत गड़बड़ा जाएगी। उसकी भी तबीयत क्या हो जाएगी? गड़बड़ा जाएगी। तब उस पानी में आपको क्या डालना पड़ेगा? भस्म डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? भस्म। भस्म डालेंगे तभी ना उसकी क्षारीयता दूर होगी। तो अगर अम्लीय पानी हो जाएगा तो उसको क्या डालना पड़ेगा? भस्म डालना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? याद रखिएगा, जल का पीएच मान कितना होना चाहिए? जल का पीएच मान 7 होना चाहिए। लेकिन अम्लीय पानी कैसा हो जाता है? तो गंदगी की वजह से, जैसे अम्ल वर्षा कैसे होता है?
वर्षा का पानी बहुत शुद्ध होता है, पता है ना। लेकिन हमारे वायुमंडल में जितना भी गैस है, चाहे वह चिमनी से निकलने वाला धुआं से हो जाए, या आपका जो है कल कारखाने से निकलने वाला धुआं से हो, या मोटर गाड़ी वगैरह जो चलता है, उन सभी के मोटर गाड़ी कार वगैरह सब से जो चलता है उसका धुआं वायुमंडल में फैल जाता है। धूल धक्कर वायुमंडल में क्या हो जाता है, फैल जाता है। और जब बारिश का पानी उस धूल धक्कर के साथ आपस में मिल जाता है तो वह जो वर्षा हो जाता है अम्लीय हो जाता है। और इसीलिए पहली बारिश में जब हम लोग स्नान करते हैं तो होता क्या है कि आपके शरीर में जख्म, खुजली और अन्य तरह का हर चीज आपके शरीर में होने लगता है। किसकी वजह से? अम्ल की वजह से। किसकी वजह से? अम्ल की वजह से। आ गया समझ में ना? अम्ल समझ रहे हैं ना? जैसे बैटरी का पानी भी अम्ले है और उसको शरीर पर एकदम ऐसे छिड़के तो शरीर कैसा लगेगा आपको? जल जाएगा। शरीर कैसा हो जाएगा? जल जाएगा। तो भैया उतना तो नहीं जलेगा ये वर्षा वाला पानी में, लेकिन फिर भी सोचिए ना कि नुकसानदेह होगा कि नहीं होगा? अम्ल वर्षा होगा कि नहीं? तो इस तरह से हो जाता है। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जल का पीएच मान कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। अगर गंदगी बढ़ेगी, अगर गंदगी क्या होगी? बढ़ेगी। याद रखिएगा, अगर गंदगी बढ़ेगी तब, है ना, तब क्या हो जाएगा? तब जो है पानी अम्लीय हो जाएगा। तब पानी क्या हो जाएगा? तब पानी अम्लीय हो जाएगा। तब पानी अम्लीय हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तब पानी क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा और जलीय जीव को क्षति पहुंचाएगा। और जलीय जीव तथा उस जल पर आश्रित, उस जल पर आश्रित जीव को क्षति पहुंचाएगा। क्षति पहुंचाएगा। समझ में आ रही है बात? उसको क्या करेगा? क्षति पहुंचाएगा। तब हम उसको कैसे अम्लीयता को दूर करेंगे? तब भस्म डालकर, क्या डाल करके? भस्म डालकर या क्षार डालकर। क्षार उसी को ना बोलते हैं जो भस्म पानी में घुल जाए। तो भस्म डालकर, क्या डाल करके? भस्म डालकर अम्लीयता क्या करेंगे? दूर करेंगे। अम्लीयता दूर करेंगे। क्लियर हो गया? 8वां अभी और महत्व है, आपको बताते हैं। आपने बिछौती का पौधा देखा है? नेटल का नहीं देखे हैं? तो देख लीजिएगा, है ना। नेटल का पौधा बोलिए या उसी को क्या कहिए? बिछुत्ती का पौधा, या उसी को हम लोग बोलते हैं उरकुसी। क्या बोलते हैं? उरकुसी का पौधा। और वह पौधा जो होता है अम्ल छोड़ता है आपके शरीर में। जब आप शरीर पर उसको लगाइएगा ना तो अम्ल निकलेगा उससे। उस अम्ल को बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल। वही फॉर्मिक अम्ल जो लाल चिट्टी में पाया जाता है और बिच्छू के डंक में पाया जाता है। याद है? बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। लाल चिट्टी के शरीर में कौन सा अंग पाया जाता है? फॉर्मिक। वही फॉर्मिक अम्ल उस पौधे में पाया जाता है, नेटल नामक पौधे में, उरकसी नामक पौधे में, बिछुत्ती नामक पौधे में। समझ में आ गई बात? और वह पौधा जो है अगर आपके शरीर पर कोई उसको रगड़ दिया तो आप एकदम बांदर हो जाइएगा, घाव हो जाएगा बांदर का, ऐसे ऐसे नोचते रहिएगा। वह पौधवा क्या करेगा? उसको खुजली उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? खुजली। क्यों खुजली उत्पन्न किया? क्योंकि वह पौधा आपके शरीर में एक अम्ल छोड़ दिया जिसका नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल आपके शरीर में क्या करने लगेगा? खुजली उत्पन्न कर देगा, पूरा शरीर नोचने लगिएगा। और नेटल का पौधा अगर आपके शरीर में गलती से लग जाएगा तो पूरा का पूरा शरीर में खुजली उत्पन्न हो जाएगा और इतना खुजलाएगा कि आपका पूरा शरीर खून भी हो सकता है। आ गया समझ में? तो वो पौधा आपको फॉर्मिक अम्ल प्रदान करता है। तो अब वो क्या प्रदान कर रहा है? अम्ल। तो हमको ऐसा चीज चाहिए जो भस्म हमको लगाना तुरंत जरूरी है। अगर भस्म नहीं लगाइएगा तो अम्ल खत्म होगा? नहीं खत्म होगा। आ रहा समझ में? तो खुजली वाले उस पौधे जिसका नाम नेटल है, उरकसी है या बिछुत्ती का पौधा है, उसके फॉर्मिक अम्ल को दूर करने के लिए तुरंत आपके शरीर में किसको रगड़ना पड़ेगा? भस्म को। तो वो पौधा कहाँ मिलेगा? तो उसको बोलते हैं डॉक पौधा। क्या बोलते हैं उसको? डॉक पौधा। डॉक पौधा क्या बोलेंगे उसको? डॉक पौधा। और वो पौधा भी उसी जगह उगेगा जहां पे खुजली वाला पौधा उगा है।
जहां दर्द है वहीं दवा है, जहां दर्द है वहीं दवा है। समझ में आ गई बात? तो समझ लीजिए, वहीं पर जहां पे नेटल का पौधा मिलेगा ओकरे बगलवा में ध्यान से सुनिएगा तो डॉग पौधा भी होगा। तो आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये सब चीज को जानना है कि अरे भैया तो कहाँ खोज रहे हो, दवाई का इसका बाहर से आएगा नहीं, वही पर ही होगा। और डॉग पौधा जो होता है वह भास्मिक होता है, जैसे ही उसको लगाइएगा वह जो है नेटल के पौधा का फॉर्मिक अम्ल को है ना हटा देगा, यानी कि उसको उड़ा देगा। क्योंकि अम्ल और भस्म जैसे ही आपस में मिलेगा तो शांति मिल जाएगी। समझ में आ गई बात ना? तो ये भी पीएच स्केल में इसका हम लोग लिख सकते हैं ना, मैंने पीएच का महत्व में लिख सकते हैं ना। तो लिख लीजिए, इसको देखते हैं हम लोग। किस चीज का पौधा बोल रहे हैं? नेटल का पौधा। इसी को हम लोग कहीं कहीं बोलते हैं बिछुत्ती, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, उर्कसी का पौधा। समझे कि नहीं? तो इस पौधे से क्या निकलता है, यह हमारे शरीर में, यह हमारे शरीर में कौन सा अम्ल छोड़ता है? फॉर्मिक अम्ल को छोड़ देता है। यह हमारे शरीर में फॉर्मिक अम्ल छोड़ देता है। कौन सा अम्ल छोड़ देता है? फॉर्मिक अम्ल छोड़ देता है। और जैसे ही फॉर्मिक अम्ल छोड़ेगा, जिससे पूरे शरीर में क्या हो जाएगा, खुजली होने लगता है, जिससे पूरे शरीर में खुजली होने लगता है, खुजली होने लगता है। पूरे शरीर में क्या होने लगता है? खुजली होने लगता है। यहां तक समझ में आ गया बात? इसी का दवाई ठीक इसके बगल में है रखा हुआ है नहीं? जहां ये पौधा, जैसे राम कहां मिलेंगे? जहां हनुमान होंगे। राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। समझे कि नहीं? तो उसी प्रकार से डॉग पौधा न मिलेगा नेटल के बिना, या नेटल पौधा न मिलेगा डॉग पौधा के बिना। समझे कि नहीं? आप समझ लीजिए, जहां आपको समस्या हुई उसी में समाधान छुपा हुआ है। समझे कि नहीं? जहां समस्या उत्पन्न हुआ उसी में समाधान है, बशर्ते शांत रहने की जरूरत है। जब भी समस्या उत्पन्न हो आपके जीवन में, एकदम अपने आप को शांत बना लीजिए। कैसे शांत बनाइएगा? आप देखिए, गंदा जल को देखिएगा, गंदा जल को ले लीजिए, जितना छटपटाइएगा उस जल उतना ही और गंदा होते जाएगा। लेकिन जैसे ही गंदा जल है, अगर उसको साफ देखना चाहते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। अगर छोड़ दिएगा तो पूरा गंदगी धीरे 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 बैठ जाएगा, ऊपर का पानी साफ हो जाएगा। मतलब जो चाहते थे वो हो गया। उसी प्रकार से दैनिक जीवन में भी अगर किसी लोगों को आपके सामने समस्या उत्पन्न हो जाए तो आपको अकबकाना नहीं है, बल्कि एकदम शांत हो जाना है, गौतम बुद्ध की तरह ध्यान लगा लेना है। और अगर आप शांत हो जाएंगे तो समस्या का समाधान भी मिलेगा और आपका दुश्मन भी पस्त हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना? लेकिन जितना छटपटाइएगा आपको रास्ता मिलने वाला नहीं है। और हम लोग यही गलती करते हैं कि समस्या में पड़ने के बाद बहुत ज्यादा हाथ पैर चलाने लगते हैं, इसलिए नहीं चलाना है। शांति से सोचना है, समस्या का हल उसी समस्या के निहित में छुपा हुआ है। समझ गया बात? इस टॉपिक से हमको यही शिक्षा मिलता है कि जहां नेटल का पौधा खुजली कर रहा है वहीं पर उसका दवा है। तो लिखेंगे कि जहां ये पौधे, कौन पौधे? नेटल का पौधा। समझे कि नहीं? जहां ये पौधा उगेगा, जहां ये पौधा उगेगा वहीं अगले बगल में वहीं पर कौन सा पौधा रहेगा? डॉग पौधा। समझ में आया? कौन सा पौधा? डॉग पौधा रहेगा। डॉग पौधा रहेगा। उसी को लगा लीजिए। उसी को लगाने पर, उसी को क्या करने पर? लगाने पर खुजली समाप्त हो जाएगा।
उसी को लगाने पर खुजली क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। खुजली क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। समझ में आ गई बात? खुजली समाप्त हो जाएगा, क्योंकि डॉक पौधा जो होता है वह भस्म होता है। क्योंकि डॉक पौधा क्या होता है, डॉक पौधा भस्म होता है। डॉक पौधा क्या होता है, भस्म। समझ में आ गई बात? मजा आ रहा है पढ़ने में? तो ये था दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। अब हम लोग पढ़ लेते हैं, यहां तक जितना भी बातें पढ़े अभी तक अम्ल और भस्म पढ़े। अब हम लोग शुरू करते हैं लवण पढ़ने के लिए। क्या पढ़ने के लिए शुरू करते हैं, लवण। अब हम लोग अध्ययन करेंगे किसका, लवण का। देखिए लवण, अब हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, लवण। लवण को क्या बोलते हैं, साल्ट। समझ में आ गई बात? तो अब हम लोग लवण पढ़ेंगे। लवण कैसे बनता है मेरे भाई? तो आप लेते हो अम्ल और लेते हो भस्म। अम्ल और भस्म की जब अभिक्रिया कराते हो मेरे भाई तो बनता है लवण और जल। क्या बनता है, लवण और जल बनता है। समझ में आ रही है बात? हम आपसे पूछें कि यह पहला चैप्टर से कि यह कैसी अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। बहुत धन्यवाद। ये कैसी अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। पढ़ाए हैं ना, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। समझ में आ गया बात? ये कैसा अभिक्रिया है मेरे भाई, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। पढ़ा दिए हैं, बार बार पढ़ाए हैं। अम्ल ले लीजिए, अम्ल में हम ले लेते हैं HCl। क्या ले लेते हैं, HCl। यही ना जिसके आगे H लग जाए, H2SO बताए हैं, अम्ल है। आपको लिखवाए थे HNO3। ये तीनों के तीनों कैसे अम्ल हैं ये भी पढ़ाए थे। तो ये तीनों के तीनों प्रबल अम्ल हैं। प्रबल माने मजबूत, प्रबल अम्ल हैं। समझ में आ रही बात? सुनाई दे रहा है? अब देख लीजिए, भस्म अगर ले लें NaOH, क्या ले लें, NaOH, CaOH का होल 2 ले लिए। ले लेते हैं LiOH, भस्म है, काहे भस्म है, OH है ना। या ले लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये सब तमाम चीजों को हम लोग ले लेते हैं। तो अम्ल और भस्म, इस मान के चले कि इसकी अभिक्रिया कराइए, ऊपर ही वाला का प्लस माइनस, प्लस इसका प्लस इसके माइनस से, तो क्या बना देगा, NH3। क्या है मेरे भाई, लवण। अब बगल में H2O लिख दीजिए, हो गया। लवण बना कि नहीं बना, इसी ने बनाते थे, यही ना लवण पढ़ाए थे। आगे देखिए, पढ़ाए तो ठीक ही थे। अब लवण पढ़ लीजिए। अब क्या पढ़ लीजिए, लवण। लवण का कोई परिभाषा पूछेगा तो क्या बताइएगा, अम्ल प्लस भस्म की अभिक्रिया जब कराएंगे तो हमको लवण बन जाएगा, लवण और जल हमको बन जाएगा। लवण कितना तरह का होता है, इसको पहले सीख लीजिए। कितना तरह का होता है लवण, 3 तरह का लवण होता है। कितना तरह का लवण होता है, 3 तरह का। एक हो गया सामान्य लवण, एक क्या हो गया, सामान्य लवण। कैसा लवण, सामान्य लवण। एक होगा अम्लीय लवण, एक कैसा लवण हो जाएगा, अम्लीय लवण। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला चीज, टॉपिक जिनका छूटा वो अपना समझते रहे। अम्लीय लवण। और एक होता है भास्मिक लवण। क्या होता है, भास्मिक लवण। ये क्या होता है, भास्मिक लवण। 3 तरह के लवण देख लिए कि नहीं देख लिए? कौन कौन, सामान्य लवण, अम्लीय लवण, भास्मिक लवण। सामान्य लवण, अम्लीय लवण, भास्मिक लवण, 3 तरह के लवण हैं। कोई दिक्कत? देखिए, अब आप तीनों को समझ लीजिए, तीनों को बढ़िया से समझ लीजिएगा तो आपको आ जाएगा, समझे कि नहीं? और नहीं समझिएगा तो नहीं आएगा।
अम्ल में आप अभी देखें कि सब में एच लगा हुआ रहता है। OH लग गया तो हो गया भस्म, और जब न एच है न OH है तो वह हो गया क्या चीज, लवण। क्या हो गया, लवण। लेकिन यहां पे तो लवणे पढ़ाइए रहे, तीनों लवणे पढ़ा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो इस सामान्य लवण का मतलब क्या होगा, अगर आप जैसे ही एच देखिएगा तो आगे एच देखिएगा, आगे एच देखिएगा तो आप बता देते हैं कि अम्ल है, पीछे OH देखिएगा तो क्या बता दीजिएगा, भस्म है। यानी कि लवण और भस्म में अभी तक हम पढ़ाएं कि H और OH नहीं है, लेकिन यहां पे पढ़ाएंगे कि H भी रहेगा, OH भी रहेगा, वो लवण होगा। लेकिन कौन सा लवण होगा और कहां पर H और OH होगा, यही समझना है इसमें कुल मिला जुला करके। मेरी बात कितना बच्चों को समझ में आ रहा है? तू कहाँ भाग रही थी जी? अब देख लीजिए सामान्य लवण, भगा उसको, जब भूल जाता तब कहता छोड़ो हटाओ। देखिए वैसा लवण, समझे कि नहीं, जिसमें न OH हो और न OH हो, न H हो न OH हो, उसी को सामान्य लवण बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे, सामान्य लवण। जैसे देख लीजिए, समझिए इस मैटर को, क्या हम बोल रहे हैं और क्या हम कहना चाहते हैं कि वैसा लवण, वैसा लवण, वैसा लवण जिसमें विस्थापनशील, जिसमें विस्थापनशील, अरे लवण तो कहीं ना कहीं अम्ल और भस्म से ही बनेगा आपस में प्रतिक्रिया कराने पर। तो उसके अम्ल और भस्म की अभिक्रिया कराने पर जो विस्थापन होगा, तो उस विस्थापनशील जो हुआ पदार्थ नया बन करके, उसमें न तो विस्थापनशील, न तो H, न तो H हो, और न ही OH, न तो H और न ही OH हो, उसे सामान्य लवण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, सामान्य लवण कहते हैं। क्लियर हो गया? उन्हें क्या कहते हैं, सामान्य लवण। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, जैसे हम लोग लिखते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसको नमक कहते हैं, साधारण नमक, सामान्य लवण। सामान्य है तो सामान्य लवण कहेंगे उसको। NaCl, कहीं H है कहीं OH है, तो ये हो गया आपका सामान्य लवण की श्रेणी में आ जाएगा। ये लवण है लेकिन कैसा लवण है, सामान्य लवण है। आप बोलते हैं KCl, ये कैसा लवण है, का है, ना तो इसमें H है ना OH है। समझ में आ गया बात है? जैसे आप कहते हैं CaSO4, कैसा लवण है, कैसा लवण है। आप कहते हैं NaNO3, कैसा लवण है, सामान्य लवण है। आप कहते हैं Na2SO4, कैसा लवण है, सामान्य लवण है। क्यों सामान्य लवण है, न तो विस्थापनशील H है ना OH है। क्लियर हो गया? ये क्या हो गया मेरे भाई, सामान्य लवण। समझ में आ गया बात? और यही अभी तक पढ़ियो रहे थे, अभी तक यही पढ़े थे, ये नहीं पढ़े थे, तो अब ये पढ़ लीजिए, अम्लीय लवण। वैसा लवण, वैसा लवण, बोलिए वैसा लवण जिसमें, वैसा लवण जिसमें विस्थापनशील, वैसा लवण जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन उपस्थित हो। हाइड्रोजन क्या हो, हाइड्रोजन उपस्थित हो, उसे अम्लीय लवण कहते हैं।
अम्लीय लवण कहते हैं। सर कहिएगा कि अम्लीय काहे कहेंगे, अम्लीय लवण काहे कहेंगे, तो अम्ल हो जाएगा। लेकिन देखिए हम आपको अम्ल क्या बताए हैं, जिसके आगे एच, वो गाना हम लोग सुने थे, जिसके आगे जी जिसके पाछे जी ओ मेरे जीजा जी, अब मैं उनकी साली हूं ओ मेरे जीजा जी, जिनके आगे जी जिनके पीछे जी। ना सुने थे ऐसा गाना? ये गाना था सनम बेवफा का था, अब उतना नहीं याद है कि नहीं? सिनेमा देखते नहीं करते, बहुत दूर हो गया सिनेमा से। पहले थे, पढ़ते थे तो खूब देखते थे, जब आप लोग के समय में थे तो खूब देखने का मन करता था, समझे कि नहीं? आज जब हम लोग आपको पढ़ाने लगे तो अब सिनेमा देखने का मतलब दिमाग में बन जाता कि 2.5 घंटा और 3 घंटा समय कौन किसको देता है आज के दिन में, है कि नहीं? 2.5 घंटा बैठ के सिनेमा देख, 2.5 घंटा का मेरा समय समाप्त हो जाएगा, इसलिए सिनेमा देखना बंद, है ना? अब देख लीजिए अम्लीय लवण वैसा है, जिनके आगे एच था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? अम्ल बोल रहे थे। लेकिन यहां जो एच होगा वह एच एकदम बीच में होगा। अगर बीच में एच है तो वह अम्ल नहीं है बल्कि अम्लीय लवण है। वह क्या है? अम्लीय लवण है। जैसे एग्जाम्पल को दें, एगो एग्जाम्पल दें, जैसा आप कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, H कहां है? बीच में। आ गया समझ में? यस सर। H कहां है मेरे भाई? अब अगर Na हटा दीजिए तो हो जाएगा अम्ल, Na इधर लगा दिए तो क्या हो जाएगा? लवण। लेकिन कैसा लवण? कैसा लवण? अम्लीय लवण है। क्लियर हो गया? बीच में है तो क्या बोलेंगे? अम्लीय। NaH2PO3, NaH2PO3 नहीं, PO4 कर दीजिए, NaH2PO4। समझ में आ गई बात है? यहाँ पे H कहाँ लगा हुआ है? तो इसलिए इसको कौन सा लवण बोलेंगे? समझ में आ रहा है तो बोलिएगा। इनमें कौन अम्लीय लवण है पहचान जाइएगा। इनमें कौन भास्मिक लवण दे देंगे तो पहचान जाइएगा। इसमें कौन सामान्य लवण है पहचान जाइएगा ना। आ गया समझ में? अब यहाँ पे तो लवण में तो आप लोग पहले से पढ़ रहे थे कि एच रहबे नहीं करता है, वो एच रहबे नहीं करता है, लेकिन रहेगा अगर वह बीच में है तो उसको बोलेंगे अम्लीय लवण। समझ में आ गया बात है? जोर से बोलो। NaHPO4, NaHPO4, Na2HPO4, ये कौन सा लवण हो जाएगा? अम्लीय। अब हमको लगता है कि समझ में आप लोग को आ गया। अब पढ़ लेते हैं भास्मिक लवण। समझ में आ रही है बात? अब क्या पढ़ लेते हैं? भास्मिक लवण। भास्मिक लवण पढ़ लेते हैं। भास्मिक लवण किसे कहेंगे? वैसा लवण जिसमें विस्थापनशील, वैसा लवण जिसमें विस्थापनशील, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? वैसा लवण जिसमें विस्थापनशील OH उपस्थित हो, OH उपस्थित हो, OH क्या हो? उपस्थित हो, उसे क्या बोलेंगे? भास्मिक लवण या क्षारीय लवण। भास्मिक लवण या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्षारीय लवण कहते हैं, लवण कहते हैं। क्लियर हो गया? तो इसमें भी OH कहां रहेगा? अंतिम में नहीं रहेगा, बीच में रहेगा। कहां रहेगा? बीच में रहेगा। जैसे आप देखे होंगे नाम BaOHCl, यहाँ OH कहां है? तो इसको कौन सा लवण बोलेंगे? क्या यह पूर्ण रूपेण भस्म है? करा है कि हाँ यह लवण है, ये भस्म नहीं है। क्या है? लवण है। कैसा लवण है? भास्मिक लवण है। समझ में आ गया बात है?
BiOH, क्या लिखे हैं? BiOH, इसका होल 2 और Cl, ये कैसा लवण हो जाएगा? भास्मिक लवण हो जाएगा। हम लिखते हैं MgOHCl, कैसा लवण है? CaOHCl, कैसा लवण है? भास्मिक लवण है। कैसा लवण है? आ गया समझ में? कैसा लवण है? कोई दिक्कत? समझ में आ गया बात है? नया चीज सीखे, नया चीज सीखे। तो ये था लवण का प्रकार, सामान्य लवण, अम्लीय लवण, भास्मिक लवण। समझ में आ गया बात? देखिए अब यहां पे एक और चीज समझिए। लवण का हम जलीय विलयन ले लेंगे। लवण का हम लोग क्या ले लेंगे? जलीय विलयन। तो लवण के जलीय विलयन को भी हम लोग 3 भाग में बांटेंगे। देख लीजिए आगे, एक हम टॉपिक बनाते हैं अलग से। क्या बनाते हैं इसको? हाँ, लवण के जलीय विलयन को समझना होगा इसको बहुत बढ़िया से। लवण के जलीय विलयन को, लवण के जलीय विलयन को कितना भाग में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। समझ में आ गई बात? 3 भागों में बांटते हैं। समझे कि नहीं समझे? पहला जो हो जाएगा वह जलीय विलयन को बता रहे हैं। तो जलीय विलयन उदासीन होगा। एक पहला क्या हो जाएगा? उदासीन। एक हो जाएगा अम्लीय, और एक हो जाएगा क्षारीय या भास्मिक। समझ में आ गई बात है? वह लवण कैसा हो जाएगा? भास्मिक। हम किस आधार पर बता रहे हैं? जलीय विलयन, जल में डाल करके उसका जलीय विलयन बना करके हम समझ रहे हैं। कैसा समझ रहे हैं? जलीय विलयन बना करके समझ रहे हैं। कोई दिक्कत है? तो देख लीजिए 3 भाग में बांटते हैं। पहला भाग देख लीजिए। आपको एगो चीज ध्यान में रखना होगा। क्या ध्यान में रखना होगा? हम अम्ल आपको पढ़ाए हैं। देखिए यहां पे अम्ल हम पढ़ाए हैं 2 तरह का। एक को बोले हैं प्रबल अम्ल, और एक को बताए हैं दुर्बल अम्ल। ये तो समझ में आ रहा होगा? अब प्रबल अम्ल में हम 3 को लिखवाए थे आपको। क्या क्या चीज लिखवाए थे? तो HCl, HNO3 और H2SO4 बताए थे कि नहीं बताए थे? कौन कौन बताए थे? HCl, H2SO4, HNO, ये पेट में, ये बैटरी में, ये विस्फोटक या उर्वरक में। पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? इसके अलावा जो भी है मेरे भाई, उस सब किस में जाएगा? पढ़ा दिए थे? कहीं से कोई दिक्कत है तो बोलिए। उसी प्रकार भस्म में भी पढ़ाए थे हम आपको। क्या पढ़ाए थे? भस्म 2 तरह का। एक बोले थे प्रबल भस्म, और एक बोले थे दुर्बल भस्म। समझ में आ रही है बात ना? प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म। इसमें भी 3 के नाम याद रखने के लिए बोले थे। प्रबल भस्म में एक बताए थे KOH, क्या बताए थे? KOH। एक बताए थे NaOH, क्या बताए थे? NaOH बताए थे तो बोलिएगा। एक बताए थे LiOH, बताए थे? एक बताए थे LiOH। बोले थे कि नहीं बोले थे? पढ़ाए थे। बाकी सबको किस में रखिएगा? दुर्बल में। क्लियर हो गया? अब यहां देख लीजिए, लवण के जलीय विलयन को 3 भाग में बांटते हैं। पहला, अगर हम लोग ले लें प्रबल अम्ल, क्या ले लें?
प्रबल अम्ल, और ले ले प्रबल भस्म। तो अम्ल और भस्म लड़ेगा तो बनाएगा लवण। क्या बनाएगा? लवण। लेकिन यह लवण कैसा लवण होगा? प्रबल होगा, अम्लीय होगा, भास्मिक होगा, उदासीन होगा। तो ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। यहां पे आप लोग, यहां पे क्या बना देगा? लवण। क्या बना देगा? लवण। लवण बोले तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये तो आप पढ़े हैं। लेकिन यह लवण कैसा होगा? उदासीन होगा कि अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा? बताइए। अब दिमाग लगाइए आपको। अम्ल भी यहां कैसा लिए हैं? प्रबल माने मजबूत, ताकतवर। प्रबल माने ताकतवर। जोर से बोलो। यहां भी क्या लिए हैं? प्रबल। यानी कि इसमें से कोई अम्ल लिए होंगे, इसमें से कोई क्षार लिए होंगे। लिए होंगे? लिए होंगे कि नहीं लिए होंगे? समझ में आ रही है बात ना? तो इसका जो जलीय विलयन तैयार होगा लवण के रूप में, वो कैसा होगा? उदासीन होगा, अम्लीय होगा कि भास्मिक होगा? यही समझना है। समझिए। अब देखिए ध्यान से। ई भी मजबूत, आई भी मजबूत, कोई हारने के लिए तैयार नहीं है। दो अगर पहलवान मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहा है तो कोई कह सकता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा? से पता चलेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा? नहीं पता चलेगा। यानी कि न ई पटकाएगा न ऊ पटकाएगा। तो यहां पे प्रबल बनने की संभावना नहीं है लवण की, क्योंकि ई भी हार नहीं मानेगा, ई भी हार नहीं मानेगा। समझे कि नहीं? तो यहां इसका जो जलीय विलयन बनेगा वह उदासीन हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा? उदासीन। कोई पटकेबे नहीं करेगा। अगर अम्लीय लिख देंगे तो इसका मतलब है, अगर लवण ले लेंगे अम्लीय तो यानी कि अम्ल जीत गया होगा। अगर लिख देंगे इस लवण को भास्मिक तो यानी कि भस्म मजबूत हो गया होगा। लेकिन यहां पर तो दोनों हम प्रबल ले रहे हैं। यहां पर दोनों क्या ले रहे हैं? प्रबल। तो दोनों हार मानने के लिए तैयार नहीं है। तो यहां इसका जो जलीय विलयन होगा, या देख लीजिए, अगर हम लोग ले लिए दोनों के दोनों दुर्बल, दोनों के दोनों क्या ले लिए? दुर्बल। तो दोनों का सेम कंडीशन है। यहां भी जो लवण तैयार होगा उसका पीएच मान तो साथ ही रहता ही है लवण का। तो इन दोनों का जलीय जो विलयन होगा, जलीय जो विलयन हम लोग बनाएंगे, वह जलीय विलयन कैसा हो जाएगा? उदासीन होगा। कैसा होगा? उदासीन होगा। क्योंकि दोनों का स्थिति सेम है। दोनों का स्थिति क्या है? सेम है। दोनों में कोई ना ज्यादा मजबूत है, इसमें दोनों के दोनों कमजोरे हैं, और इसमें दोनों के दोनों बहुत मजबूत है, जिसके वजह से कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। रिजल्ट तो तब ना कुछ निकलेगा जब एगो मजबूत और एगो कमजोर होगा। समझ में आ गई बात? लेकिन यहां तो या तो दोनों मजबूते हो जा रहा है, आना तो दोनों से खंडीय हो जा रहा है, दुर्बल हो जा रहा है। तो इसका जलीय विलयन कैसा हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। मतलब इसका उदासीन का मतलब क्या होगा? पीएच मान 7 होगा। तो एग्जाम्पल में देख लीजिए। जैसे देखिए, हम लोग लिखते हैं NaCl। NaCl, Na देखिए तो इसमें कहीं है? देखिए यहां Na है, तो यानी कि जैसे Na का नाम आ गया तो प्रबल भस्म हो गया। और Cl कहीं इसमें है? कहां पे है? लास्ट में है ना। तो ये प्रबल अम्ल में होगा। हमेशा याद रखेगा, सूत्र में आगे क्षार लिखा जाता है, भस्म। आगे जो भी यहां पे लिखा जाएगा वो भस्म का होगा, अब पीछे में जो भी लिखा जाएगा वो क्या चीज का होगा? अम्ल का होगा। ये बात जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आगे वाला जो चीज रहेगा वह क्या चीज रहेगा? भस्म। अब पीछे वाला जो चीज लिखल रहेगा वो क्या हो जाएगा? अम्ल। क्या रहेगा? अम्ल। ये बात पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो पता था पहले से, अब पता हुआ ना? समझ में आ गई बात? तो आप हम लिखे NaCl,
तो NaCl के मतलब ही हो गया, आप लोग दिमाग खुद लगा लीजिएगा कि इसमें प्रबल भस्म भी है और प्रबल अम्ल भी है, और यह दोनों मिलकर के बना दिया उदासीन लवण। कैसा बना दिया? उदासीन। तो इसका जो जलीय विलयन होगा वो कैसा होगा? उदासीन। समझ में आ गई बात है? हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, KCl। के देखिएगा इसमें है, देखिए के यहाँ है, यानी कि प्रबल भस्म है। Cl प्रबल अम्ल है। आ गया समझ में? हम लेते हैं KNO3, के होगा प्रबल भस्म में, देखिए है, NO3 देखिएगा प्रबल अम्ल में है। तो इसका जो उदाहरण होगा इस टाइप का होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? उदासीन का समझ में आ गया उदाहरण। अब दूसरा लिखते हैं। अब क्या बात देखते हैं? दूसरा, लवण जिसका जलीय विलयन अम्लीय हो, वैसा लवण जिसका जलीय विलयन क्या हो? जलीय विलयन अम्लीय हो। अब जिसका जलीय विलयन अम्लीय हो, इसका मतलब कैसा उसमें होगा? तो याद रखिएगा, अम्ल होना चाहिए, तो अम्ल मजबूत है। अम्लीय होने का मतलब क्या है? अम्ल क्या हो जाएगा? मजबूत। तो हम यहां पे लेंगे प्रबल अम्ल। क्या ले लेंगे? प्रबल अम्ल। और इसकी अभिक्रिया करा देंगे किसके साथ? दुर्बल भस्म के साथ। तो यहां पर देखिए, जब अम्ल और भस्म लड़ेगा तो अम्ल है मजबूत, तो मजबूत जीतता है। अम्ल क्या हो जाएगा? मजबूत। जो मजबूत रहेगा वो जीत जाएगा, भस्म का नाम निशान मिटा देगा, भस्म का नाम निशान मिटा देगा ना, इसको हटा देगा, इसको मुआ देगा और अपने हावी हो जाएगा। तो अपने जो अब हावी हो जाएगा, तो इसका जो जलीय विलयन जो रूप में लवण तैयार होगा, वह लवण कैसा हो जाएगा? अम्लीय। काहे अम्लीय होगा? तो अम्लीय का प्रभाव ज्यादा है, अम्लीय का प्रभाव ज्यादा है। क्लियर हो गया? अम्लीय का प्रभाव क्या है? ज्यादा है। तो इसका पीएच मान क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका पीएच मान जो हो जाएगा, अम्ल है तो 7 से कम, इसका पीएच मान क्या हो जाएगा? पीएच 7 से कम होगा, 7 से कम होगा, तब ना अम्लीय होगा। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे हम लिखते हैं NH4Cl, आगे तो हमेशा भस्म लिखा जाता है और पीछे क्या लिखा जाता है? अम्ल। समझिए ध्यान से। तो देखिए NH4 भस्म है, कहीं भस्म में इसका नाम है देखिए तो प्रबल वाला में, यानी कि दुर्बल हो गया ये। अगर नहीं है प्रबल वाला में नाम, ऑटोमेटिक जान लीजिएगा कोई दुर्बल है। तो ये NH4 का नाम इसमें कहीं लिखा हुआ है? नहीं है, तो यानी कि दुर्बल भस्म है। और Cl है इसमें, यानी कि प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म न लिए, तो ई वाला जो हो जाएगा NH4Cl, वो किसका उदाहरण होगा? अम्लीय लवण का। किसका उदाहरण हो जाएगा? अम्लीय लवण का। ध्यान से सीखना पड़ेगा इसको। जैसे हम कहते हैं, अगला उदाहरण ले लेते हैं, FeCl3। FeCl3 भस्म होगा, आगे वाला लिखा हुआ चीज। Fe का कहीं नाम है भस्म में, तो कौन सा भस्म हो जाएगा? दुर्बल हो जाएगा। दुर्बल में तीनों को छोड़कर सब किसमें चला जाएगा? दुर्बल में। और Cl तो है ये है प्रबल अम्ल में, तो FeCl3 का समझ में आ गया। हम बोलते हैं AlCl3, उदाहरण लिख सकते हैं कि नहीं? Al का नाम इन तीनों में से कहीं है, यानी कि दुर्बल में है। दुर्बल भस्म ले लिए, और Cl का तो नाम है ये, इसमें प्रबल अम्ल ले लिए। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा तो बोलिएगा। तो ऐसे जो उदाहरण होंगे, आपको इस उदाहरण से पता लगाना है कि इसका जो लवण है, ये तो जान लीजिए कि लवण है, क्योंकि इसमें ना H है ना OH है, लेकिन भैया लवणों है तो कैसा लवण है? तो अब दिमाग लगाइए कि ई दुर्बल, ई प्रबल, अहो अम्ल प्रबल है, यानी कि अम्लीय है। कैसा है? अम्लीय है। समझ में आ रहा है क्या? अब चलिए इसी को और छोटा करके इसी में हटाते हैं, वो और तीनों एक में कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो जाए। तीसरा देख लीजिए। तीसरा, अब हम वैसा लेते हैं लवण जिसका जलीय विलयन भास्मिक हो। लवण जिसका जलीय विलयन क्या हो? जलीय विलयन भास्मिक हो। क्या हो? भास्मिक, यानी कि भस्म मजबूत होगा। अब
भास्मिक होगा मतलब क्या हो जाएगा, भस्म मजबूत। यानी कि यहां पे कैसा लेंगे, प्रबल भस्म, और दुर्बल क्या ले लेंगे, अम्ल, दुर्बल अम्ल ले लेंगे। तो इससे जो हमारा जलीय विलयन से लवण जो प्राप्त होगा वह लवण कैसा हो जाएगा, भास्मिक। वह लवण कैसा हो जाएगा, भास्मिक। वह लवण कैसा हो जाएगा, भास्मिक। यानी कि पीएच मान क्या हो जाएगा, 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा। क्लियर हो गया, पीएच मान 7 से क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब हम लिख रहे हैं, बताइएगा एग्जाम्पल में। दुर्बल प्रबल भस्म लेना है, तो भस्म में है KOH, Na ले लेते हैं, प्रबल भस्म हो गया ना, Na ले लेते हैं, Na2CO3 कर देते हैं। ये वाला भस्म है मेरा, आई वाला क्या है, अम्ल। CO3 कहीं प्रबल में लिखा हुआ है, यानी कि किस में जाएगा, दुर्बल में। क्लियर हो गया, तो यहाँ अम्ल कैसा हो गया, दुर्बल। Na तो भस्म में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रबल में, तो यहाँ से जो लवण तैयार होगा तो कैसा हो जाएगा, भास्मिक। कैसा लवण हो जाएगा, भास्मिक लवण हो जाएगा। समझ में आ रहा है तो बोलिएगा। हम बोलते हैं NaHCO3, NaHCO3 लवण तो ये है, लेकिन कैसा लवण है ये, भास्मिक। कैसा लवण है, भास्मिक। हम कहते हैं NaCN, सोडियम साइनाइड। तो Na तो हो गया प्रबल यानी कि मजबूत, और CN इसमें है हो गया दुर्बल, यानी कि भास्मिक लवण है ये। कैसा लवण है ये, भास्मिक लवण है। समझ में आ गया बात है, समझ में आ गया बात कि कोई दिक्कत है। तो ये ऐसा अगर दे दिया जाएगा तो समझ में आ जाएगा। आप छांट लीजिएगा, नहीं समझ में आया है तो फिर बोलिए, हम फिर समझाएंगे। आ गया समझ में, कोई दिक्कत है। चलिए अब हम लोगों को कुछ लवण पढ़ना है। जैसे साधारण लवण पढ़ लेंगे सबसे पहले, जैसे पढ़ लेते हैं साधारण नमक से पढ़ लेते हैं। नमक पढ़ लेते हैं पहले दोनों, वो साधारण नमक भी और सेंधा नमक भी पढ़ लिया जाए। चलिए ठीक है, अगर रह गया बैटरी तो पढ़ा ही देते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं नमक। नमक को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NaCl। क्या होता है, NaCl। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। इसी को बोला जाता है साधारण नमक। जिस नमक का इस्तेमाल हम लोग खाने पीने में करते हैं मेरे भाई, उसको क्या बोलते हैं, साधारण नमक। समझ में आ गई बात। और इसको कहां से प्राप्त करते हैं, समुद्र के जल से प्राप्त करते हैं ना। तो देखिए, हमको नमक बनाने के लिए आपको लेना पड़ेगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये भस्म है, ये क्या है, भस्म है। और इसकी अभिक्रिया हम करा देते हैं HCl से। इस सामान्य लवण या साधारण लवण या उदासीन लवण ही क्यों बनता है, क्योंकि ये भी प्रबल है और ये भी प्रबल है। समझे कि नहीं। अब प्रबल प्रबल लगेगा तो उदासीन कर देगा, एकदम सामान्य लवण बना देगा। प्लस माइनस, प्लस इसका प्लस क्या बना दिया, NaCl। H और H मिलकर क्या बना दिया, जल, H2O बना दिया कि नहीं बना दिया। हमको नमक निकला कि नहीं निकला, अब खत्म हो जाएगा। नमक निकला कि नहीं निकला। तो होता क्या है सो समझ लीजिए। नमक समुद्री जल के वाष्पीकरण के फलस्वरूप, समुद्री जल के वाष्पीकरण के फलस्वरूप, समुद्री जल के वाष्पीकरण के फलस्वरूप नमक प्राप्त होता है। नमक प्राप्त होता है। क्लियर हो गया। कैसे होता है नमक बनता है, समझ में आ रहा है ना बात है। हमको नमक बनाने के लिए क्या करते हैं, उसका फेन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और उसमें से वाष्पीकरण करते हैं, यानी कि पानी को उड़ाने की कोशिश करते हैं। जो ठोस रवा के रूप में प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, नमक। उसको क्या बोलते हैं, नमक। लेकिन यह जो नमक हुआ, इस नमक में अशुद्धि भी मिला हुआ रहता है।
नमक के साथ साथ क्या मिला हुआ रहता है? अशुद्धि। अब अशुद्धि के रूप में 3 चीज रहेगा उसमें ज्यादातर। एक रहेगा MgCl2, समझे कि नहीं? एक रहेगा MgSO4 और एक रहेगा अशुद्धि के रूप में आपको Na2SO4। क्या रहेगा? Na2SO4, सोडियम सल्फेट रह सकता है। समझे कि नहीं?